अपने हाथ सर पर रख लो और दूसरी तरफ घूम जाओ, उस गुंडे ने कहा तो सफदर कार की तरफ मुड़ गया। उसने दोनों हाथ सर पर कर लिए थे। विक्की, इसकी तलाशी लो, उस गुंडे ने अपने एक साथी से कहा तो एक नौजवान आगे बढ़ा और सफदर की तलाशी लेने लगा। उसने सफदर की जेबों से तमाम चीजें निकाल ली थी, जिनमें एक मशीन पिस्टल और फालतू मैगजीन भी शामिल थे। सरकारी अफसर के पास मशीन पिस्टल, क्या मतलब? गुंडे ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उसी लम्हे सफदर को खतरे का एहसास हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझता, अचानक उसके सर पर कयामत टूट पड़ी और उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने यकलक सूरज सा रोशन हो गया था। उसी लम्हे एक बार फिर उसके सर पर जोरदार धमाका हुआ और सफदर के जहन पर यकलक अंधेरा सा फैल गया। फिर जिस तरह अंधेरे में जुगनू चमकता है, बिल्कुल उसी तरह रोशनी का एक नुक्ता सा सफदर के जहन में चमका और तेजी से फैलता चला गया। सफदर ने यकलक आंखें खोल दी और फिर वो खुद को एक तंग मगर रोशन कमरे में देखकर हैरान रह गया। कमरा हर किस्म के सामान से आरी था। सफदर फर्श पर पड़ा था और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। सफदर के जहन में पिछला मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह घूम गया। वो वाकई चंद लम्हों के लिए उन गुंडों से गाफिल हो गया था और जिस तरह उसे कोठी में लाया गया था और उसकी तलाशी ली जा रही थी, उस वक्त सफदर यही समझ रहा था कि गुंडे उसे कतई तौर पर बेसरर और आम सा इंसान समझ रहे हैं, जैसे उससे उन्हें कोई खतरा ना हो। मगर फिर उसकी जेबों से मशीन पिस्टल निकलते देखकर वो चौंक पड़े और उन्होंने हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर उसके सर पर कोई भारी चीज मारकर उसे बेहोश कर दिया था। सफदर को सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द का एहसास हो रहा था। उसने सर घुमाकर कमरे को चारों तरफ देखा तो कमरा हर किस्म के सामान से आरी था। कमरे का एक दरवाजा था जो बंद था। चंद लम्हे सफदर सोचता रहा, फिर उसने कुव्वत इरादी को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे तकलीफ की शिद्दत में कदरे कमी महसूस होने लगी। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद सफदर ने अपनी उंगलियों को मखसूस अंदाज में हरकत दी तो उसके नाखूनों में छुपे हुए ब्लेड बाहर आ गए और वो इन ब्लेडों की मदद से रस्सी काटने लगा। चंद लम्हों में वो रस्सियां काट चुका था। रस्सियां काटते ही वो उठकर खड़ा हो गया। बंदे होने और न जाने कितनी देर बेहोश पड़े रहने की वजह से उसके जिस्म में ऐंठनी सी महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे अपने जिस्म को वार्म अप करता रहा, फिर दरवाजे की तरफ आ गया। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया, मगर दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। सफदर की जेबों से उसकी तमाम चीजें पहले ही निकाल ली गई थी। अब उसकी कलाई से उसकी रिस्ट वॉच भी गायब थी, यहाँ तक कि उसका लिबास भी बदला हुआ था और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। सफदर ने अपने चेहरे पर हाथ पैरा तो वो एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसका मेकअप भी साफ किया जा चुका है और अब वो अपनी असल शक्ल व सूरत में है। शायद मुजरिमों को उस पर शक हो गया था। उन्होंने न सिर्फ उसका मेकअप साफ कर दिया था, बल्कि उसका लिबास और जूते तक उतार दिए थे, जिनमें वो इमरान की दी हुई छोटी मोटी चीजें छुपा कर रखता था, जो ऐसे मौके पर उसके काम आती थी। दरवाजा लोहे का और बेहद मजबूत था, जिस पर जोर आजमाई और ताकत लगाकर खोलना नामुमकिन था। इसलिए उसके पास सिवाय सब्र और खामोशी के कोई चारकार नहीं था। सफदर को यह भी मालूम नहीं था कि वो कितना अरसा बेहोश रहा है। वॉइस ट्रांसमीटर के जरिए एक्स2 पर सारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी और उसने अब तक यहाँ कोई कार्रवाई की थी या नहीं, इसके बारे में भी सफदर ला इल्म था। अभी सफदर इन्हीं ख्यालों में गुम था कि उसी लम्हे खटाक से दरवाजा खुला और 2 मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुए। सफदर को होश में देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़े। ओ, तुम्हें होश आ गया, एक गुंडे ने चौंकते हुए कहा। इसने खुद को रस्सियों से भी आजाद कर लिया है। बॉस ठीक कह रहा था, ये वाकई खतरनाक इंसान है, दूसरे गुंडे ने कहा। सफदर ने उनकी बात का कोई जवाब न दिया, बल्कि वो खामोशी से उन दोनों को देखता रहा। बॉस ने कहा है, ये भी सीक्रेट सर्विस का आदमी है, इसे भी वहीं पहुंचाना है जहां इसके दूसरे साथी मौजूद हैं, पहले गुंडे ने कहा। और उसकी बात सुनकर सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। वो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ गया था कि एक्स2 ने उसकी वॉइस ट्रांसमीटर कॉल सुनकर फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को उसकी मदद के लिए रवाना कर दिया होगा। लेकिन वो सब शायद इन मुजरिमों के हत्थे चढ़ गए थे। न जाने वो कौन थे और किस पोजीशन में थे। इस बात का एहसास होते ही सफदर के आसाब तन गए और उसने फौरी तौर पर यहाँ से निकलने और अपने साथियों की मदद करने का फैसला कर लिया। मशीन गन बरदार जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक सफदर ने उन पर छलांग लगा दी और वो दोनों को घसीटता हुआ नीचे जा गिरा। दोनों गुंडों के हाथों से मशीन गनें निकलकर दूर जा गिरी थी। जमीन पर गिरते ही एक गुंडे ने उठने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे सफदर की टांग चली और वो गुंडा चीखता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। दूसरे गुंडे ने तड़पकर सफदर पर हमला करना चाहा, मगर सफदर ने तेजी से जिस्म मोड़ा और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। दोनों गुंडे भी तेजी से उठकर खड़े हो गए थे। उनके चेहरों पर शदीद गुस्से के आसार नुमाया हो गए थे। तो तुम हमसे लड़ना चाहते हो? एक गुंडे ने गुर्राते हुए कहा। पकड़ो इसे, दूसरे गुंडे ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा और उन दोनों ने इस बार एक साथ सफदर पर छलांगे लगा दी। सफदर ने खुद को झुकाकर दोनों बाजू फैला दिए।
दोनों गुंडे उसके हाथों से टकराए और साइडों में जा गिरे। सफदर तेजी से सीधा हुआ और दूसरे ही लम्हे उसने पूरी कुव्वत से लात घुमाकर एक गुंडे के सर पर मार दी। गुंडे के हलक से दर्दनाक चीख निकली और वो बुरी तरह तड़पने लगा। दूसरे गुंडे ने मौके का फायदा उठाकर जमीन पर गिरी हुई मशीन गन उठाना चाही, मगर सफदर भला उसे कहाँ मौका देने वाला था। उसने कराटे का जबरदस्त वार करते हुए उछलकर उस गुंडे पर गिरते हुए अपनी कोहनी उसके पेट में मारी तो गुंडे के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और वो तड़पने लगा। सफदर तेजी से उठा और फिर उसने चंद ही लम्हों में ठोकरे मार मार कर उन दोनों गुंडों को वहीं ढेर कर दिया। उन दोनों को साकित होते देखकर सफदर ने झपट कर मशीन गन उठाई और तेजी से कमरे से बाहर आ गया। बाहर एक तवील राहदारी थी जो खाली थी। सफदर तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसे अपने साथियों की फिक्र थी। वो तेजी से चलता हुआ राहदारी के सिरे पर पहुंच गया। वहाँ सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। सफदर तेजी से नीचे उतरता चला गया। अभी वो सीढ़ियों में ही था कि साइड पर मौजूद एक दरवाजा खुल गया। सफदर तेजी से वहीं दबक गया। आने वाला एक गुंडा था जो सफदर को न देख सका और दूसरी तरफ मुड़ गया। फिर आगे जाकर वो एक कमरे में दाखिल हो गया। सफदर नीचे उतरा और एहतियात से चलता हुआ उस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गया जिसमें गुंडा दाखिल हुआ था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से दो आदमियों की बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहाँ गए थे तुम मोंटी? एक आवाज सुनाई थी। सफदर ने दीवार से लगकर अंदर झांक कर देखा तो वो एक मशीन रूम था जिसमें एक तो वही गुंडा था जो अभी उस कमरे में गया था, जबकि दूसरा एक मशीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन थी और स्क्रीन के मंजर को देखकर सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। वहाँ उसके साथी नजर आ रहे थे जो एक दीवार से चिपके हुए थे। वॉशरूम तक गया था। इनका क्या होगा? आने वाले मोंटी ने जवाब देते हुए कहा। सेकंड बॉस ने इन सबको हलाक करने का हुक्म दिया था, मगर ऐन वक्त पर बिग बॉस की कॉल आ गई जिन्होंने इन सबको जिंदा रखने का हुक्म दिया है। अगर चंद लम्हे और गुजर जाते तो ये सब इलेक्ट्रिक शॉक से जलकर राख में तब्दील हो चुके होते। दूसरे गुंडे ने तफसील बताते हुए कहा तो सफदर ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। दोनों गुंडे चूंकि स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे थे इसलिए सफदर दबे कदमों अंदर आकर उनके पीछे दीवार के करीब खड़ा हो गया। लेकिन फॉरगन बिग बॉस ने इन्हें जिंदा रखने के अहकाम क्यों दिए हैं? सेकंड बॉस ने इनके बारे में सारी मालूमात तो हासिल कर ली थी जिनके मुताबिक ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखते हैं। क्या इनका जिंदा रहना हमारे हित में बेहतर होगा? मोंटी ने कहा। मैं नहीं जानता, बहरहाल बिग बॉस का हुक्म था जिसे मानना हमारी मजबूरी है। दूसरे गुंडे ने कंधे उचकाते हुए कहा जिसका नाम फॉरगन था। सेकंड बॉस कहाँ गए हैं? क्या उन्होंने इस सिलसिले में बिग बॉस से बात नहीं की? मोंटी ने कहा। नहीं, सेकंड बॉस भला बिग बॉस के अहकामात से कैसे मुनहरिफ हो सकते हैं? वो वापस क्लब चले गए हैं। अलबत्ता उन्होंने ही हिदायत दी थी कि इनको मैग्नेट वॉल से आजाद न किया जाए, दूसरे गुंडे ने कहा। और उनका वो साथी जो सर इफ्तिकार के रूप में था? मोंटी ने पूछा। उसे इन लोगों से अलग रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले सेकंड बॉस ने विक्की और रॉडनी से कहा था कि वो उसे भी लाकर इनके साथ मैग्नेट वॉल में जकड़ दे। दूसरे गुंडे ने जवाब दिया। इससे पहले कि मोंटी नामी गुंडा कोई और बात करता, उसी लम्हे सफदर को अपने उकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो पलटता, अचानक उसके सर पर कयामत सी टूट पड़ी। एक तो उसका सर पहले ही जख्मी था, ऊपर से उसके जख्म पर चोट लगी तो सफदर की आंखों के सामने एक लम्हे के लिए सूरज सा रोशन हो गया, मगर दूसरी जरब ने उसके जहन के रोशन सूरज को एक लम्हे में तारीक कर दिया था। मास्टर जोजो के हुक्म पर ड्राइवर एक लंबा चक्कर काटकर कार को पहाड़ियों की दूसरी तरफ ले गया था। उस तरफ चूंकि सड़क नहीं थी इसलिए कार को कच्चे और पथरीले रास्ते पर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन ड्राइवर बेपनाह महारत का मुजाहरा करते हुए कार को उछालता हुआ पहाड़ियों और टीलों की तरफ से दूसरी तरफ ले गया था, जहां उनके 50 के करीब मुसल्लह अफराद पहले से मौजूद थे जो मुख्तलिफ पोजीशनों में छुपे हुए थे। मास्टर जोजो और क्लॉस्टा एक खास मुकाम पर पहुंचकर जैसे ही कार से निकले, एक सियाफाम तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। उसके चेहरे पर नकाब था जिस पर सुर्ख सांप का निशान बना हुआ था। मास्टर जोजो के करीब आकर उसने चेहरे से नकाब उतार दिया। क्या पोजीशन है हमारा? उस शख्स के नजदीक आने पर मास्टर जोजो ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, बॉस, ओल्ड फोर्ट पर जबरदस्त हिफाजती इकदामात हैं। ओल्ड फोर्ट के बाहर तकरीबन 20 मुसल्लह कमांडोज हैं, जिनमें से कुछ फोर्ट की छत पर मौजूद हैं और वो टेलीस्कोप से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रहे हैं। इन अतराफ में भी कुछ मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिन्हें हमने हलाक कर दिया है और यहाँ अब हमारा कंट्रोल है। आने वाले शख्स ने जवाब देते हुए कहा। तुमने ISI मशीन से चेकिंग की है? मास्टर जोजो ने कहा। यस बॉस, ओल्ड फोर्ट की अंदरूनी सिक्योरिटी के बारे में ISI मशीन ने बताया है कि वहाँ तमाम निजाम कंप्यूटराइज हैं, माराब ने कहा और फिर ओल्ड फोर्ट के स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम की अंदरूनी सिक्योरिटी के बारे में तफसील बताने लगा। ओ, इसका मतलब है
अगर हम ओल्ड फोर्ट के बैरून हिस्से में दाखिल हो भी जाए तब भी ओल्ड फोर्ट के अंदर जाना हमारे लिए मुश्किल होगा, मास्टर जोजो ने कहा तो क्लॉस्टर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। यस बॉस, बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, माराब ने कहा। बज़ाहिर से तुम्हारी क्या मुराद है? मास्टर जोजो ने चौंक कर कहा। आईएसआई मशीन ने ओल्ड फोर्ट के जुनूबी अतराफ में एक तवील सुरंग को भी मार्क किया है बॉस, माराब ने जवाब दिया। सुरंग? मास्टर जोजो और क्लॉस्टर के मुंह से बेख्तियार निकला। यस बॉस, सुरंग का दहाना जुनूबी पहाड़ियों की तरफ है, जिसका दूसरा सिरा एनएसएसआर तक जाता है, जिसे हार्ड ब्लॉक से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अगर हम सुरंग में जाकर किसी तरह इन हार्ड ब्लॉक को तोड़ दे तो हम आसानी से एसएसआर में दाखिल हो सकते हैं, माराब ने कहा तो मास्टर जोजो हैरत से उसे देखने लगा। आईएसआई मशीन ने हार्ड ब्लॉक्स को भी मार्क किया है, मास्टर जोजो ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। यस बॉस, माराब ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। हूँ, फिर तो हमारा उस सुरंग में जाना फिजूल है, मास्टर जोजो ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? वो क्यों? क्लॉस्टर ने उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहा। मादाम, हार्ड ब्लॉक्स इंतहाई मजबूत और ठोस होते हैं, जिन पर अगर एटम बम भी मारा जाए तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आईएसआई मशीन ने हार्ड ब्लॉक्स को मार्क किया है तो सुरंग में जाकर हमारा वक्त जाया ही होगा, मास्टर जोजो ने कहा। तो फिर हम एसएसआर में कैसे दाखिल होंगे? क्लॉस्टर ने होठ भींचते हुए कहा। अब तो यही सूरत बाकी रह जाती है कि हम यहाँ खामोशी से बैठे रहें। कर्नल तारिक और उसकी फोर्स उन चीजों के हुसूल के लिए यहाँ आए तो हम उन पर हमला करते, मास्टर जोजो ने कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एसएसआर का हिफाजती निजाम उन्होंने इस कदर सख्त और फुलप्रूफ बना रखा है, तो फिर उन्हें फार्मूलों और इजादों को यहाँ से हटाने की क्या जरूरत पड़ गई है? इन चीजों की हिफाजत के लिए एसएसआर से ज्यादा महफूज जगह उनके लिए और कौन सी हो सकती है? क्लॉस्टर ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ मादा, मुझे जो इत्तलात मिली थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। हो सकता है उन्हें इस जगह से खतरा हो और इससे ज्यादा महफूज जगह उनके पास मौजूद हो, मास्टर जोजो ने कहा। तो क्या हम कर्नल तारिक के आने तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? न जाने वो कब आए, उसके प्रोग्राम में रद्दोबदल भी तो हो सकता है, क्लॉस्टर ने कहा। यस मादाम, ऐसा भी मुमकिन है। फिर आपका क्या हुक्म है? क्या डायरेक्ट एक्शन किया जाए? मास्टर जोजो ने क्लॉस्टर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैं वक्त जाया करने की कायल नहीं हूँ। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, और तुमने खुद भी कहा था कि तुम तमाम साइंसी इंतजामात को संभाल लोगे। अब क्या हुआ? तुम क्यों पीछे हट रहे हो? क्लॉस्टर ने मास्टर जोजो की तरफ गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा। मैं पीछे नहीं हट रहा मादाम, आईएसआई मशीन के सिग्नल बता रहे हैं कि एसएसआर का सिक्योरिटी सिस्टम बेहद मजबूत है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, मास्टर जोजो ने जल्दी से कहा। कोशिश नहीं जोजो, मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए। मैं यहाँ से हर कीमत पर रेड नोटबुक हासिल करना चाहती हूँ, इसके लिए चाहे मुझे यहाँ लाशों के ढेरी क्यों न लगाने पड़े, क्लॉस्टर ने सख्त लहजे में कहा। ओके मादाम, मास्टर जोजो ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, और फिर वो माराब की तरफ मुड़ गया। माराब, सबसे पहले तुम 11-3 को ऑन करोगे ताकि हमें आगे बढ़ते हुए एसएसआर के मॉनिटरिंग रूम से चेक न किया जा सके। 11:30 को तुम X81R पर एडजस्ट करो ताकि यहाँ वाइब्रेशन रेस फैलकर दूसरी तमाम रेस को डिस्टर्ब कर दे। तुम में से 10 अफराद इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर मौजूद कमांडोज को संभाल लेंगे, बाकी सब हमारे साथ फोर्ट की तरफ जाएंगे। किसी से रियायत बरतने की कोई जरूरत नहीं है, जो सामने आए उड़ा दो। और हाँ, शाम के साए फैल रहे हैं, इसलिए तुम सब डेली नाइट स्कोप आंखों से लगा लो और R11 गैस मास्क मुंह पर चढ़ा लो ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो सके, मास्टर जोजो ने माराब को हिदायत देते हुए कहा। तो माराब सर हिलाकर तेजी से एक तरफ दौड़ गया। हम ओल्ड फोर्ट से कितने फासले पर हैं? क्लॉस्टर ने जोजो से मुखातिब होकर कहा। 2 किलोमीटर के फासले पर मादाम, मास्टर जोजो ने जवाब दिया। ओ, इसीलिए उन लोगों को हमारी नकल व हरकत का पता नहीं चल रहा, वरना वो इतनी देर खामोश बैठे रहे, ये कैसे मुमकिन है? क्लॉस्टर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। मादाम, मैंने अपने आदमियों को मखसूस लिबास पहना रखे हैं, या उन्होंने लामहला ऐसे रेस का जाल फैला रखा होगा जिससे वो कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत हमें आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन खुसूसी लिबास की वजह से हम उन्हें नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात ये कि इन अतराफ में कमांडोज मौजूद थे जिन्हें मेरे साथियों ने पहले ही हलाक कर दिया है। उनके पास मेरी साइंसी इजाद ISI मशीन है, इससे उन्हें दूर नजदीक तमाम इंसानों की पोजीशनों का आसानी से पता चल जाएगा, मास्टर जोजो ने कहा। ठीक है, एक मशीन गन और चंद बम मुझे दो, मैं इस ऑपरेशन में खुद भी हिस्सा लूंगी, क्लॉस्टर ने कहा। तो मास्टर जोजो ने एक आदमी से मशीन गन और बम लेकर उसे दे दिए और फिर वो ओल्ड फोर्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो पहाड़ियों और टीलों की आड़ लेते हुए नीम दायरा बनाकर आगे बढ़ रहे थे। फिर शाम के साए गहरे हो गए और वो ओल्ड फोर्ट के नजदीक पहुंच गए। ओल्ड फोर्ट की छत पर और उसके इर्द गिर्द बेशुमार मुसल्लह अफराद घूम रहे थे।
इस जगह को चूंकि खुफिया रखा गया था, इसलिए वहाँ लाइट्स को ऑन नहीं किया जाता था। अलबत्ता उनमें से चंद मुसल्लह अफराद के पास टेली नाइट स्कोप जरूर थी, जिनसे वो वक्फे वक्फे से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रहे थे। इसके अलावा उनके पास ताकतवर टॉर्चें भी नजर आ रही थी, जिन्हें खतरे के पेश नजर वो फौरन ऑन कर सकते थे। क्या हुक्म है मादाम? मास्टर जोजो ने क्लॉस्टर से मुखातिब होते हुए कहा। आगे बढ़ो, क्लॉस्टर ने कहा। उसी लम्हे मास्टर जोजो ने अपने साथियों को एक मखसूस कौशन दिया और फिर दूसरे ही लम्हे जैसे उन पहाड़ियों ने बेशुमार मुसल्लह अफराद को उगल दिया हो। मुसल्लह अफराद बेतहाशा फायरिंग करते हुए ओल्ड फोर्ट की जानिब बढ़ते चले गए और दूसरे ही लम्हे माहौल खौफनाक फायरिंग, धमाकों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। पहले तो ओल्ड फोर्ट के मुहाफिजों को जैसे सोचने का मौका ही न मिला, जिसकी वजह से उनके कई साथी मारे गए, मगर फिर उन्होंने भी तेजी से पोजीशनें संभाल ली और उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ जवाबन कार्रवाई करना शुरू कर दिया। क्लॉस्टर और मास्टर जोजो भी अपनी पोजीशनें बदल बदल कर ओल्ड फोर्ट के मुहाफिजों को निशाना बना रहे थे। ओल्ड फोर्ट के सुतूनों की आड़ से चंद मुहाफिजों को फायरिंग करते देखकर क्लॉस्टर ने छलांग लगाई और तकरीबन उड़ती हुई उन सुतूनों के करीब से गुजरती चली गई। जमीन पर आते ही उसने कलाबाजी खाई और उन सुतूनों के उकब में आ गई। इससे पहले कि मुसल्लह मुहाफिज उसे उस तरफ आते देखकर उस पर फायरिंग करते, क्लॉस्टर ने मशीन गन को नीम दायरे की सूरत में हरकत देते हुए उन मुसल्लह मुहाफिजों को मार गिराया और फिर उठकर आगे बढ़ती चली गई। मास्टर जोजो ने भी ओल्ड फोर्ट की तरफ 2 बम फेंके, जिससे जबरदस्त धमाके हुए और फोर्ट के 2 सुतूनों के पुरखच्चे उड़ गए। उन सुतूनों के पीछे छुपे हुए मुहाफिजों के भी टुकड़े उड़ गए थे। फिर मास्टर जोजो के साथ उसके कई साथी ओल्ड फोर्ट की तरफ दौड़ते चले गए। बम मारकर उन्होंने फोर्ट का गेट पहले ही उड़ा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अंदर जाने में कोई रुकावट नहीं हुई थी। क्लॉस्टर, मास्टर जोजो और उसके साथी फोर्ट में मौजूद मुहाफिजों को चुन चुन कर हलाक कर रहे थे। फिर 1 घंटे की शदीद जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्होंने मैदान मार लिया और ओल्ड फोर्ट के अंदर और बाहर तमाम मुसल्लह मुहाफिजों को उन्होंने हलाक कर दिया था। फायरिंग और धमाकों की शिद्दत में कमी हुई और फिर कुछ देर बाद जब हर तरफ खामोशी छा गई तो क्लॉस्टर मास्टर जोजो के पास आ गई। ओल्ड फोर्ट पर अब हमारा कब्जा हो चुका है मादाम, हमने तमाम मुहाफिजों को मार गिराया है। मास्टर जोजो ने क्लॉस्टर से मुखातिब होकर कहा। वो तो ठीक है, लेकिन हमें नीचे तहखानों में जाना है। जल्द से जल्द SSR में जाने का रास्ता तलाश करो। खौफनाक धमाकों की आवाज दूर दूर तक पहुंची होगी। अगर इंतजामिया हरकत में आ गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें रेड नोटबुक हासिल करके फौरन यहाँ से निकलना है, क्लॉस्टर ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, मैं अभी उस रास्ते को तलाश करता हूँ, मास्टर जोजो ने कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर कॉल करके माराब को वहाँ बुला लिया और उसे ISI मशीन लाने की हिदायत दी। कुछ ही देर में माराब एक कंप्यूटर साख्त की छोटी सी मशीन लेकर अंदर आ गया, जो एक ब्रीफकेस में फिक्स थी। उस पर बाकायदा विजन स्क्रीन थी। मास्टर जोजो के अहकाम पर अमल करते हुए माराब ने मशीन की चंद तारें निकालकर फर्श के मुख्तलिफ हिस्सों पर रबड़ क्लिपों की मदद से एडजस्ट करनी शुरू कर दी और फिर उसने स्क्रीन ऑन की और मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में मशीन पर आड़ी तिरछी लकीरें से बन गई।